हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी 6 सेमेस्टर इंश्योरेंस लॉ के फैक्ट्स के बारे में। और सारे एमसीक्यूज इस प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं। सारे के सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से सुनिएगा और परीक्षा को अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। परीक्षा के लिए अपने आप को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्रोत पर कटौती क्या होती है। सारे के सारे क्वेश्चन सीएलपी से हैं, ऑथेंटिकेट मटेरियल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्रोत पर कटौती क्या होती है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जल्दी जल्दी सुनिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि तथ्य मस्तिष्क में रहना बहुत आवश्यक है। बीमा से आयकर में छूट मिलती है। साथ ही परिवार के मालिक की मृत्यु पर एक कठिन समस्या संपत्ति कर की जाती है यदि उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का मूल्य एक निर्धारित सीमा से ज्यादा है। इस प्रकार यदि परिवार के पास इस रकम से ज्यादा मूल्य की संपत्ति है तो उस अतिरिक्त संपत्ति पर संपत्ति कर नकद देना पड़ता है, जिससे परिवार को इस कटौती से अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है और बीमा करा लेने से इस कर का भुगतान करने के लिए पर्याप्त रकम मिल जाती है और परिवार को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो बीमा कर से आयकर में छूट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बीमा क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। क्रॉप इंश्योरेंस 1999 और 2000 के रबी के मौसम के आरंभ में इस योजना ने संपूर्ण फसल योजना का स्थान ले लिया। कब इसने फसल बीमा ने कब स्थान लिया? 1999 2000 के रबी के मौसम के आरंभ में इस योजना ने संपूर्ण फसल योजना का स्थान ले लिया। इसे 23 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। जोत के आकार से निरपेक्ष ये योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे ऋण लिए हों अथवा ना लिए हों। इस योजना में उन सभी खाद्य फसलों, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, बशर्ते उनके उपज विषयक वार्षिक आंकड़े उपलब्ध हों। पहले वर्ष में गन्ना, आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, मिर्च, अनानास, केला, जूट, टैपियोका जैसी वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया था, जिनके उपज विषयक वार्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। फसलों के लिए प्रीमियम दरें भिन्न भिन्न हैं, जो इस प्रकार हैं। बाजरा व तिलहनों के लिए 3.5%, अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5%, गेहूं के लिए 1.5% तथा अन्य फसलों के लिए 2%। वाणिज्यिक एवं बागवानी के लिए बीमांकित दरें लगाई जाती हैं। लघु व सीमांत कृषक प्रीमियम का 50% सब्सिडी प्राप्त करने का हकदार है, जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आधा आधा वहन किया जाएगा। ये योजना के क्षेत्र के दृष्टिकोण से अर्थात व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए परिभाषित क्षेत्रों के आधार पर तथा स्थानीय आपदाओं के लिए अलग अलग आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा निधि को स्पष्ट कीजिए। यानी जीवन बीमा निधि की परिभाषा क्या है? एक्सप्लेन लाइफ इंश्योरेंस फंड। जीवन बीमा निधि यानी लाइफ इंश्योरेंस फंड क्या होता है? बीमा अधिनियम 1938 की धारा 10 भाग 2 के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता को ऐसे व्यवसाय के संबंध में सभी सौदे प्राप्तियों को जीवन बीमा निधि के नाम से अलग निधि रखना होगा। इस निधि की समस्त आस्तियां बीमाकर्ता की समस्त अन्य आस्तियों से सुभिन्न और पृथक रखी जाएंगी और जीवन बीमा व्यवसाय के संदर्भ में बीमाकर्ता द्वारा जमा किया गया निक्षेप ऐसी निधि का भागी समझा जाएगा और प्रत्येक बीमा धारा 11 में विहित विवरण और लेख देने के संबंध में धारा 15(1) के अंतर्गत परिसीमित समय के अंदर प्राधिकरण के प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में ऐसी आस्तियों को विस्तार से दर्शित करते हुए लेखा परीक्षक द्वारा या बीमाकर्ता के देश की निधि के अधीन लेखा परीक्षा करने के लिए आ रहा किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित विवरण देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी कंटेंट आप तक आसानी से पहुंच सके। जीवन बीमा निधि पॉलिसी धारक को पूर्णतः प्रतिभूत होगी। जीवन बीमा व्यवसाय संविदा के सिवाय किसी अन्य संविदा के लिए दायी नहीं होगी। परीक्षा पास होने के बाद भी यह कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहेगा प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, वास्तविक संपूर्ण हानि से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाई एक्चुअल टोटल लॉस? वास्तविक जो संपूर्ण हानि होती है वो क्या होती है? एक्चुअल टोटल लॉस क्या होता है? समुद्री बीमा अधिनियम 1963
यानी इसको सन को भी याद रखिएगा 1963 की। धारा 57 धारा को भी याद रखिएगा। वास्तविक संपूर्ण हानि के संबंध में ये उपबंध कराती है कि जहाँ बीमित विषय वस्तु नष्ट हो जाती है या इस प्रकार विकृत हो जाती है कि वो बीमित विषय वस्तु की किस्म भी नहीं रह जाती, वहाँ वास्तविक संपूर्ण हानि होती है। वास्तविक संपूर्ण हानि की परिस्थिति में परित्याग की सूचना देना आवश्यक नहीं होता। जहां समुद्री पोद्यम यानी एडवेंचर से संबंधित जलयान खो जाता है और उसके संबंध में युक्त समय के भीतर कोई सूचना नहीं मिलती है, वहां ये उपधारणा की जा सकेगी कि वास्तविक संपूर्ण हानि हुई है। देखिएगा 29 नंबर, आन्वयिक संपूर्ण हानि से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाई कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस? आन्वयिक संपूर्ण हानि यानी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्या होता है? समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 60 के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जहां आन्वयिक यानी विवक्षित हानि होती है। धारा 60 ये उपबंध करती है। नंबर 1, पॉलिसी में स्पष्ट उपबंध के अधीन आन्वयिक संपूर्ण हानि वहां होती है जहां वास्तविक पूर्ण हानि को अपरिहार्य प्रतीत होने के कारण बीमित विषय वस्तु का युक्त रूप से परित्याग कर दिया जाता है। इस कारण से उसका परित्याग कर दिया जाता है कि ऐसे खर्चे के बिना यदि खर्च किया जाए तो उसके मूल्य से अधिक हो और उसे वास्तविक पूर्ण हानि से सुरक्षित रखा जा सकता है। विशेष रूप से आन्वयिक संपूर्ण हानि वहां होती है जहां नंबर का देखिएगा, बीमा धारक बीमित जोखिम के कारण अपने माल या जलयान के कब्जे से वंचित हो जाता है और उस माल या जलयान का प्रत्युत्तोलन का खर्च उसके मूल्य से अधिक हो, अथवा जलयान की क्षति की दशा में जहां वो जोखिम के कारण इतना अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उसकी मरम्मत कराने का खर्च उसके मूल्य से अधिक हो जाता है। माल की क्षति की दशा में जहां क्षति की मरम्मत कराने और माल को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कीमत उसके मूल्य से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, सामान्य औसत की परिभाषा देखिएगा। यानी सामान्य औसत क्या होता है? एक सेकंड रुकिएगा। जो सामान्य औसत होता है उसकी परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ जनरल एवरेज लॉस। उत्तर देखिएगा, सामान्य औसत हानि यानी सामान्य औसत हानि को देखिएगा। जनरल एवरेज लॉस सामान्य औसत हानि को समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 66 में, किस धारा में? 66 में निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया गया है कि सामान्य औसत हानि ऐसी हानि है जो किसी सामान्य औसत कार्य से कारित हुई है या ऐसे कार्य का सीधा परिणाम है। इसके अंतर्गत सामान्य औसत व्यय तथा सामान्य औसत त्याग भी शामिल है। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 66(2) में सामान्य औसत कार्य को परिभाषित किया गया है जहां किसी सामान्य साहसिक कार्य में संकटग्रस्त संपत्ति के परिरक्षण के प्रयोजन के लिए संकट के समय में स्वेच्छा से तथा उचित रूप में कोई साधारण त्याग या व्यय किया जाता है, वहां ऐसा असाधारण त्याग या व्यय एक सामान्य औसत कार्य है। धारा 66 भाग 3 देखिएगा। धारा 66 भाग 3 में साधारण औसत हानि उठाने वाले पक्षकार को अभिदाय प्राप्त करने के संबंध में उपबंध किया गया है। जो क्या है? निम्नलिखित है, देखिएगा। यदि सामान्य हानि होती तो पक्षकार जिसे हानि उठानी पड़ती है समुद्री विधि द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन रहते हुए हितबद्ध अन्य पक्षकारों को आनुपातिक अंशदान प्रदान करने का हकदार होता है। ऐसे अंशदान को सामान्य औसत अभिदान कहा जाता है। परीक्षा में पास वर्क को कंटेंट आपको हमारे वीडियो से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, प्रीमियम कब वापस होती है? व्हेन प्रीमियम रिटर्न्स। प्रीमियम कब वापस होती है? एक बार जोखिम का बीमा प्रारंभ होने पर बीमा धारक का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो भुगतान किए गए पूर्ण प्रीमियम अथवा प्रीमियम के किसी अंश से प्रीमियम की वापसी की मांग करे। चाहे संपत्ति में बीमा धारक का हित किसी अन्य के पक्ष में चला गया हो तब भी वो प्रीमियम की मांग नहीं कर सकता। यदि बीमाकर्ता ने किसी भी तरह से या किसी समय जोखिम उठाया है तब कॉमन लॉ में भुगतान किए गए प्रीमियम के किसी भाग को वसूलने का कोई हक नहीं है। परंतु ऐसी मुख्यतः 3 निम्नलिखित स्थितियां हैं जहां भुगतान किए गए प्रीमियम को वापस किया जा सकता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं? नंबर 1 देखिएगा, प्रतिफल के विफल होने पर। बीमाकर्ता जिस दायित्व को अंगीकार करता है अथवा जिसे अंगीकार करने के लिए अपनी स्वीकृति देता है
यदि वो दायित्व आरंभ ही न हो और परिणाम स्वरूप बीमाकर्ता को जोखिम उठाना ही न पड़े तो इसे प्रतिफल का विफल होना कहा जाता है। प्रतिफल के विफल होने पर बीमाधारक स्पष्ट रूप से अपना प्रीमियम वसूलने का हकदार हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पॉलिसी में किए गए अनुबंध के आधार पर। पॉलिसी में ये अनुबंध होता है कि यदि पॉलिसी को बीमा धारक अथवा बीमाकर्ता द्वारा रद्द किया जाएगा तो प्रीमियम राशि लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ नंबर, अवैधानिक पॉलिसी। ये क्या होता है अवैधानिक पॉलिसी? यदि कोई पॉलिसी किसी कानूनी त्रुटि की वजह से शून्य हो जाती है और ऐसे मामलों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, तो यहाँ हम उन संविधाओं की बात कर रहे हैं जो स्वयं ही गैर कानूनी है। उन स्थितियों की नहीं जहां संविदा तो कानूनी है पर उनका कार्यान्वयन गैर कानूनी है। गैर कानूनी संविदाओं के बारे में जिनमें की भुगतान किए गए प्रीमियम बीमाधारक को वापस मिल सकते हैं, ये स्थितियां निम्न है। कौन सी हैं? जहाँ की वादी प्रतिवादी के मुकाबले कम दोषी है। नेक्स्ट सेकंड, जहाँ की वादी ऐसे वर्ग का है जिसे वैधानिक सुरक्षा प्राप्त है और जिसके कारण संविदा गैर कानूनी हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, जहां की वादी ने समय से पश्चाताप कर लिया है। अब बीमा अभिकर्ता की जो है परिभाषा क्या है? बीमा अभिकर्ता कौन होता है? बीमा अभिकर्ता 1938 की धारा 2 भाग 10 में बीमा अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है। इसमें 1938 जो 1938 की धारा 10 में बीमा अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है। किसमें? बीमा अधिनियम की धारा 38 की 1938 की धारा 2 भाग 10, इसको याद रखिएगा। इसमें बीमा अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है। धारा 2 भाग 10 के अनुसार बीमा अभिकर्ता से तात्पर्य ऐसे बीमा अभिकर्ता से है जो धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है और जो बीमा पॉलिसी के जारी रखने साथ ही साथ अपने बीमा कारोबार को चलाने और उपाप्त प्राप्त करने के लिए प्रतिफल में कमीशन का अन्य पारिश्रमिक के रूप में भुगतान प्राप्त करता है या प्राप्त करने का करार करता है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि बीमा अभिकर्ता मध्यस्थ व्यक्ति होता है जिसका कार्य लोगों के बीच जाकर बीमा के बारे में जानकारी देना, उनसे प्रस्ताव की याचना करना, बीमा व्यवसाय उत्पाद करना और बीमा धारकों को सेवा प्रदान करना है। इसके लिए उन्हें प्राधिकरण का लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के अंतर्गत बीमाकर्ताओं के लाइसेंस के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 1933, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की विवेचना करिएगा। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यानी इंडेमनिटी का प्रिंसिपल क्या है? प्रत्येक नियम जो बीमा पॉलिसी में लागू होता है और जो मुख्य रूप से समुद्री तथा अग्नि बीमा की संविदा पॉलिसी में निहित होता है और ये दुर्घटना बीमा में भी बराबर से लागू होता है कि नींव क्षतिपूर्ति की संविदा है और उस संविदा का अर्थ है कि बीमा धारक को उस हानि के विरुद्ध जिसकी पॉलिसी ली गई है पूर्ण रूप से क्षति पूर्ति की जाएगी, लेकिन जो कभी भी पूर्ण क्षतिपूर्ति से अधिक नहीं होगी। ये बीमा का मौलिक सिद्धांत है और यदि कभी कोई प्रस्थापना ऐसी लाई जाती है जो इससे भिन्न है, अर्थात या तो वो बीमा धारक को पूर्ण क्षतिपूर्ति से लेने से रोकती है या जो पूर्ण क्षतिपूर्ति से अधिक बीमा धारक को देती है, तब ये प्रस्थापना निश्चित ही गलत होगी। इस सिद्धांत के आधार पर बीमा की संविदा के साथ निम्नलिखित शर्तें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? बीमा धारक को ये सिद्ध करना होता है कि वह जिस रकम का दावा कर रहा है वो उसकी वास्तविक आर्थिक हानि है, या नंबर 2, क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि बीमित राशि से अधिक नहीं हो सकती। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी लाभ मिलेगा। यदि बीमा धारक वास्तविक हानि को रकम से अधिक प्राप्त करता है तो उस अतिरिक्त रकम को बीमाकर्ता वापस पाने का हकदार होता है। नेक्स्ट नंबर 4, यदि बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति की पूर्ण रकम प्राप्त करने के बाद तीसरे पक्षकार से कुछ रकम प्राप्त कर लेता है, ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता को अधिकार होगा कि तीसरे पक्षकार द्वारा भुगतान की गई रकम को वापस ले ले। नेक्स्ट देखिएगा 34 नंबर, समुद्री बीमा की परिभाषा। डिफाइंड मैराइन इंश्योरेंस बिजनेस। समुद्री बीमा व्यवसाय की परिभाषा। समुद्री बीमा व्यवसाय क्या होता है? तो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 213A समुद्री बीमा व्यवसाय को अलग से परिभाषित करती है और इस परिभाषा के अनुसार
समुद्री बीमा व्यवसाय से अभिप्राय ऐसी समस्त बीमा संविदाएं या व्यापार हैं। कौन कौन से? नंबर 1, जो जहाज माल भाड़े या किसी अन्य बीमा योग्य हित के लिए की गई हो, अथवा जिनके द्वारा माल के अभिवहन से संबंधित जोखिमों को आवरित किया गया हो, चाहे वो माल का परिवहन स्थल मार्ग से होता हो अथवा जल मार्ग से होता हो, अथवा जिनमें गोदाम तथा अभिवहन से संबंधित अन्य जोखिमों को आवरित किया गया हो, अथवा नंबर 3, जिनमें अन्य जोखिम भी आवरित किए गए हों जो पथमानुसार समुद्री बीमा पॉलिसियों द्वारा आवरित किए जाते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन से ही एमसीक्यूज बनेंगे। बेरोजगारी बीमा को स्पष्ट कीजिएगा। एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। बेरोजगारी बीमा क्या होता है? बेरोजगारी बीमा की स्थिति 2 प्रकार से पैदा होती है। पहली तो वो जिसमें कि एक रोजगार पाया हुआ व्यक्ति किसी घटना विशेष से प्रभावित होकर कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाता है। ऐसी स्थिति में विशेषकर अधिनियमों जिसमें प्रमुख औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अनुसार उसे सुरक्षा प्रदान होती है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी स्थिति में बेरोजगार आते हैं जिन्हें रोजगार मिला ही नहीं है परंतु बेरोजगार करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें एवं केंद्रीय सरकार बेरोजगारी भत्ता देने की समय समय पर घोषणा तो करती है, पर अभी भी उनके चलते ये स्थायित्व में नहीं आ पाया है और अधिकतम घोषणाएं कागज पर ही है, पर देश के आर्थिक स्रोतों का सीमित होना शायद इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखिएगा, बीमा धारक किसे कहते हैं, यानी पॉलिसी होल्डर कौन होता है? व्यवहार में पॉलिसी धारक, पॉलिसीधारी, बीमित व्यक्ति आदि शब्दों को बीमा धारक के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। कौन कौन? पॉलिसी धारक, पॉलिसीधारी, बीमित व्यक्ति। किंतु बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 भाग 2 में पॉलिसी धारक शब्द को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। देखिएगा, बीमा धारक की परिभाषा को देखिएगा। पॉलिसी धारक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी पॉलिसी में पॉलिसी धारक का संपूर्ण हित सदा के लिए समनुदेशित किया जाता है, परंतु उसका ऐसा समुद्देशित ही शामिल नहीं है जिसका पॉलिसी में हित विफल करने योग्य है तथा तत्समय किसी शर्त के अधीन है। उक्त परिभाषा पॉलिसी धारक शब्द को परिभाषित नहीं करती है, परंतु पॉलिसी धारक शब्द को विस्तृत अवश्य ही कर देती है। इस परिभाषा से यह अर्थ लगाना उचित नहीं होगा कि जो व्यक्ति पॉलिसी धारण करता है वो पॉलिसी धारक होगा। पॉलिसी धारक से केवल ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होता है जिसका पॉलिसी में संपूर्ण हित हो, जिसे बीमा विधि के सिद्धांतों के अंतर्गत बीमा योग्य हित कहते हैं होता है। दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति जो पॉलिसी धारण करता है परंतु पॉलिसी में उसका आंशिक हित हो, कुछ भी हित न हो, पॉलिसी धारक या बीमा धारक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। बीमा वीडियो लंबा है लेकिन उपयोगी बहुत है, फटाफट सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, दोहरा बीमा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डबल इंश्योरेंस? दोहरा बीमा यानी डबल इंश्योरेंस क्या होता है? जब कोई बीमा धारक एक ही विषय का एक ही जोखिम के लिए बीमाकर्ताओं से बीमा कराता है या एक ही बीमाकर्ता से अनेक बीमा पॉलिसी लेता है तब इसे दोहरा बीमा कहते हैं। दोहरा बीमा सभी प्रकार के बीमाओं में किया जा सकता है, चाहे वो जीवन बीमा हो या साधारण बीमा। जीवन बीमा में बीमित घटना के घटित होने पर प्रत्येक बीमा पॉलिसी के संपूर्ण राशि वसूल की जा सकती है, परंतु अन्य प्रकार के बीमाओं में हानि होने पर समस्त पॉलिसियों पर कुल मिलाकर वास्तविक हानि से अधिक हानि प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दोहरा बीमा, इसके लक्षण क्या क्या है, इसके लक्षण भी देख लीजिएगा। दोहरा बीमा के लिए आवश्यक नहीं है कि पॉलिसी का क्षेत्र एक ही हो, इसका क्षेत्र भिन्न भी हो सकता है। दोहरा बीमा के लिए आवश्यक यह है कि एक ही जोखिम हो। दोहरा बीमा के लिए आवश्यक है कि सभी बीमा पॉलिसियां एक ही बीमा धारक से संबंधित हो। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, नाम निर्देशन से आप क्या समझते हो, यानी नॉमिनेशन का मतलब क्या है? नाम निर्देशन यानी नॉमिनेशन। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39, कौन सी? धारा 39 के अनुसार अपने जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी का धारक पॉलिसी लेते समय या पॉलिसी के भुगतान हेतु परिपक्व होने से पूर्व कभी भी एक या अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध बीमा धन का भुगतान किया जा सकेगा। नाम निर्देशित विधिक मान्यता प्राप्त एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बीमा धारक की मृत्यु
पर देय होने वाली पॉलिसी धन के भुगतान होने पर बीमाकर्ता को विधिमान्य उन्मोचन देता है। नाम निर्देशन दो ढंग से किया जाता है, दो प्रकार से। कौन कौन देखिएगा, प्रस्ताव पत्र में ही नाम लिखकर। ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता पॉलिसी तैयार करते समय उसके मूल लेख में ही नाम निर्देशिती का नाम दर्ज कर लेता है। और नंबर सेकंड है, पॉलिसी पर नामांकन दर्ज के बारे में स्पष्टांकन करके इसकी सूचना बीमाकर्ता को देकर किया जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन उपयोगी बहुत है, इसलिए पूरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पॉलिसी के समानुदेशन पर टिप्पणी लिखिएगा। देखिएगा समानुदेशन क्या होता है। पॉलिसी का समानुदेशन यानी असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी बीमा संविदा के अंतर्गत अपने मूल्यवान अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना है। असाइनमेंट का मतलब बीमा संविदा के अंतर्गत अपने मूल्यवान अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना है। पॉलिसी, इसमें पॉलिसी धारक पॉलिसी के अंतर्गत अपने हित स्वयं के अधिकार को दूसरे व्यक्ति में, जिसे समानुदेशित कहते हैं, अंतरित करता है। जो व्यक्ति पॉलिसी में निहित अपने अधिकारों को समानुदेशित में अंतरित करता है उसे समानुदेशक कहा जाता है। बीमा अधिनियम की धारा 38 बीमा धारक को यह वैध अधिकार देती है कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को उचित रीति से अपने जीवन बीमा पॉलिसी को समानुदेशित या अंतरित कर सकता है। भारत में जीवन बीमा पॉलिसियों के सभी समानुदेशन धारा 38 द्वारा विनियमित होते हैं, जिसके तत्व निम्नलिखित है। देखिएगा कौन कौन से। समानुदेशक संविदा करने के लिए सक्षम हो और किसी विधिक नियोगिता के अधीन हो। नंबर सेकंड, उसका पॉलिसी में पूर्ण अधिकार और हित हो। और नेक्स्ट देखिएगा, समानुदेशन का आधार वैध प्रतिफल हो जो वित्तीय या प्राकृतिक प्रेम हो सकता है। नेक्स्ट, समानुदेशन पॉलिसी पर स्पष्टांकन द्वारा या पृथक लिखित द्वारा किया जा सकता है, जिस पर सम्यक रूप से स्टाम्प शुल्क लगा हो। और नंबर 5, ये लिखित हस्ताक्षरित या साक्षी द्वारा साक्षांकित हो। वीडियो बहुत लंबा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। संभव हो तो 1-2 बार सुन लीजिएगा तो परीक्षा में इसका लाभ मिल जाएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।